इंसानी सभ्यता की शुरुआत से ही हम अपने आसमान की तरफ देखकर हैरान होते आए हैं। इसे देखकर हमारे पूर्वजों के मन में कई सवाल उठते रहे, जैसे कि हमारा यूनिवर्स आखिर कितना पुराना है, ये कितना बड़ा है और क्या हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं। लेकिन इंसानी इतिहास के पिछले 3 दशक इस मामले में बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी रहे, जिनका सारा श्रेय जाता है हबल स्पेस टेलीस्कोप को। स्पेस में घूमते हुए धरती के वातावरण से ऊपर इस टेलीस्कोप को वो ताकत मिली जिससे ये अंतरिक्ष में अथाह दूरी तक देख सकता है। हमारी आंखों से अरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली इस टेलीस्कोप ने हमारे समूचे ब्रह्मांड को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। हबल ने हमें दिखाया कि हमारे यूनिवर्स में कई हैरत अंगेज चीजें मौजूद हैं, जिनका आकार वैसे तो हमारी धरती से खरबों गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी वो हमारे यूनिवर्स का एक बहुत छोटा हिस्सा हैं। हबल ने हमसे खरबों मील दूर मौजूद विशाल इलाके में फैले नेबुला की तस्वीरें ली हैं, जिन्हें देखकर हमें लगता है जैसे कुदरत ने स्पेस में कोई पेंटिंग बनाई हो। हबल की मदद से ही हम ये जान पाए कि नेबुला की गैसों के पीछे नई तारे जन्म लेते हैं। हबल ने हमें यह भी बताया कि ब्लैक होल जैसे ऑब्जेक्ट्स वाकई यहाँ मौजूद हैं। इसने हमें हमारे ब्रह्मांड के आकार से लेकर इसकी उम्र तक का अंदाजा लगाने में काफी मदद की। साथ ही हम हबल से ये भी जान पाए कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद तारों की संख्या हमारी धरती पर मौजूद रेत के कणों से भी कहीं ज्यादा है। हबल स्पेस टेलीस्कोप खगोल विज्ञान के इतिहास में किया गया सबसे साहसिक एक्सपेरिमेंट है, जिसकी ताकत से हमने 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाया है। तारों के पैदा होने से लेकर उनकी ब्लैक होल बनने तक की कहानी हमने इसी टेलीस्कोप से सुनी। साथ ही हमने यह भी जाना कि हम इस विशाल यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारी धरती जैसे अनगिनत प्लैनेट्स यहाँ मौजूद हैं। हबल ने हमें यूनिवर्स की उन रहस्यमयी ताकतों के बारे में बताया जिन्हें हम अपनी कल्पना और आंखों से कभी नहीं देख सकते थे। हबल की नजर से जब हमने अपने यूनिवर्स को देखा तो हमारा इसको देखने का नजरिया ही बदल गया। लेकिन हबल की खोजों जितनी दिलचस्प इसकी खुद की कहानी है, इसके बनने की कहानी, जिसमें विज्ञान की सबसे बड़ी खोजें और एक्सपेरिमेंट शामिल हैं। साथ ही ये विज्ञान के इतिहास में हुई सबसे बड़ी गलतियों की कहानी भी है, जिन्हें इंसान ने बड़ी बहादुरी से अपनी जान का खतरा मोल लेकर ठीक किया था। हबल के 27 साल गुजर जाने पर आज मैं आपको इसकी महान गाथा सुनाने जा रहा हूँ। ये अद्भुत मशीन आखिर बनी कैसे थी, इसके बनने पर किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, कैसे इसने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद की और भविष्य में कैसे ये अपने सफर को पूरा करते हुए हमें अलविदा कहेगी। पेश है हबल स्पेस टेलीस्कोप की महान गाथा। स्पेस में टेलीस्कोप भेजने के क्रांतिकारी विचार को सबसे पहले सुझाने वाले महान वैज्ञानिक थे लायमन स्पिट्जर। इन्होंने ही सबसे पहले किसी टेलीस्कोप को स्पेस में ले जाने का ख्वाब देखा था, लेकिन इनके इस आइडिया को सच करने के पीछे एक महिला का हाथ था। एस्ट्रोनॉमर नैन्सी रोमन ही वो महिला थीं जिन्होंने अपने जीवन के 25 साल से भी ज्यादा समय तक हबल के डेवलपमेंट पर काम किया। आज उन्हें हम हबल की मदर के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने हबल को सच करने के लिए कई मुश्किल प्रयास किए। और ये सारे प्रयास तब किए गए जब स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में इंसान नौसिखिया था। यहाँ तक कि 60 के दशक तक एक रॉकेट को स्पेस में सही सलामत ले जाना अपने आप में एक बड़ी बात थी। उस समय एस्ट्रोनॉमर्स की सबसे बड़ी परेशानी धरती का एटमॉस्फेयर था,
जिसकी वजह से तारों को स्टडी करने में काफी मुश्किलें आती थीं। ये अनुभव कुछ ऐसा है जैसे हम पानी के अंदर से किसी चीज को देख रहे हैं। हमारे सामने पानी और उसकी लहरें रुकावट पैदा करती हैं, लेकिन जैसे ही हम पानी से बाहर आते हैं तो हमें सब कुछ साफ दिखाई पड़ता है। ठीक ऐसे ही अगर हम धरती के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाकर टेलीस्कोप के जरिए स्पेस को देखें तो हमें अरबों लाइट ईयर दूर से आती रोशनी भी एकदम साफ दिखाई देगी। और हबल के जन्म के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही थी। वैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप का नामकरण एडविन हबल के नाम पर किया गया था। एडविन हबल ने 20 के दशक में एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में बहुत ही ज्यादा काम किया। ये वो समय था जब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को ही पूरा यूनिवर्स माना जाता था। ज्यादातर लोग यहाँ तक कि आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक भी उस समय ये मानते थे कि हमारा पूरा ब्रह्मांड हमेशा एक जैसा रहा है, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन एडविन ने उन सभी को गलत साबित कर दिया। उन्होंने हमसे मौजूद दूर के तारों पर गौर किया और ये पाया कि ये सभी तारे हमसे समय के साथ दूर होते जा रहे हैं। ऐसा करते हुए अक्टूबर 1923 में हबल ने गैस से भरे तारों के समूह में एक बेहद चमकीले तारे की खोज की, जिसे उन्होंने एंड्रोमेडा नेबुला कहा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी खोज कर दी थी। आगे की कैलकुलेशन करने पर पता चला कि एंड्रोमेडा नाम का ऑब्जेक्ट जिसे वो नेबुला समझ रहे थे, वो असल में हमसे लाखों लाइट ईयर दूर मौजूद है, यानी वो हमारी गैलेक्सी के भी बाहर है। उनका खोजा गया वो ऑब्जेक्ट एंड्रोमेडा कोई नेबुला नहीं बल्कि एक गैलेक्सी थी। हबल ने आगे ये पाया कि ज्यादातर गैलेक्सीज बड़ी तेजी से हमसे दूर जा रही हैं, यानी हमारा यूनिवर्स फैल रहा है। इतिहास में ये पहली बार था जब विज्ञान की ठोस मान्यताओं के बाहर जाकर किसी ने साबित किया था कि केवल हमारी गैलेक्सी ही समूचा यूनिवर्स नहीं है, बल्कि वह इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हबल ने हमारे यूनिवर्स को देखने के नजरिए को एकदम पलट दिया था। इसी के साथ हबल की खोज ने यूनिवर्स से जुड़े ढेर सारे सवालों को जन्म दे दिया, जैसे कि हमारा यूनिवर्स आखिर कितना पुराना है। लेकिन उस समय हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे हमें इन सवालों के जवाब मिल सके, और यही जरूरत हबल स्पेस टेलीस्कोप की खोज की सबसे बड़ी वजह बनी। लेकिन हबल को बनाना इतना आसान नहीं था। सबसे पहली दिक्कत बजट को लेकर थी, क्योंकि यूएस कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो अपने टैक्स पेयर का पैसा किसी ऐसे प्रोजेक्ट में डाले जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन नैन्सी रोमन ने किसी तरह से यूएस सेनेटर को राजी कर लिया। लेकिन इसका बजट पास होते होते 10 साल से भी ज्यादा बीत गए और आखिरकार 1973 में हबल के बनने की शुरुआत हुई। हबल की ताकत उसमें लगे 8 फीट चौड़े मिरर से आने वाली थी, जो कि पूरे यूनिवर्स से आने वाली रोशनी को किसी एक जगह पर टारगेट करता। वैसे तो स्पेस को डिटेल्स में देखने के लिए हबल का साइज काफी बड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसे छोटा बनाना ही चुनौती का एक हिस्सा था। इसीलिए हबल में एक और मिरर का प्रयोग हुआ, जो कि आने वाली रोशनी को मैग्नीफाई करके इसके कैमरे पर फोकस करता। लेकिन इसके लिए इन मिरर्स को बहुत ही सटीक ढंग से बनाना जरूरी था, जिसके लिए नासा ने पल्किन एल्मर कंपनी को चुना, जो कि पहले से उनके जासूसी सैटेलाइट के मिरर बना चुकी थी। पल्किन एल्मर ने जब मिरर के बहुत ही प्रिसाइज होने की मांग को सुना, तो उन्होंने इसे सीक्रेट तरीके से बनाने का फैसला किया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वो किसी को लीक नहीं करना चाहते थे। अब नासा भी पूरी तरह से ये नहीं देख सकता था कि वो आखिर इस मिरर को कैसे बना रहे हैं। पल्किन एल्मर का स्टाफ अपने सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट से इस मिरर को पॉलिश कर रहा था।
इसको पॉलिश करते समय उन्होंने वर्कशॉप के पास से गुजरने वाली गाड़ियों से होने वाले वाइब्रेशन का भी ख्याल रखा था, क्योंकि ये वाइब्रेशन मिरर की पॉलिशिंग में कमियां ला सकता था। लेकिन इतनी सावधानियों के चलते इसमें बहुत देर लग रही थी। साथ ही इसका बजट भी उम्मीद से बाहर जा रहा था। और इन सभी मुश्किलों के बीच मिरर में एक बेहद छोटी कमी भी रह गई, जो किसी के पकड़ में नहीं आई। और टेलीस्कोप को लॉन्च करने का दिन आ ही गया। लेकिन उस कमी के रहते हुए आगे एक बड़ी मुश्किल आने वाली थी। आखिरकार 30 साल की प्लानिंग और मेहनत के बाद हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। रोबोटिक आर्म्स की मदद से इसे धरती की ऑर्बिट में तैनात किया गया, धरती से 380 मील ऊपर। टेलीस्कोप के सेट होने पर सभी को इंतजार था कि आखिर हबल अपने कैमरे से क्या कमाल दिखाने वाला है। लेकिन जब धरती पर इससे आई सबसे पहली इमेज को देखा गया तो सभी निराश हो गए। पहले उन्हें लगा कि टेलीस्कोप का फोकस ठीक नहीं है, लेकिन फोकस को एडजस्ट करने पर भी जब तस्वीरें साफ नहीं हुई तो सभी को एक बड़ा झटका लगा। कुछ हफ्तों की खोजबीन के बाद पता चला कि मिरर में आई किसी दिक्कत के चलते ऐसा हुआ है, जो कि टेलीस्कोप के अंदर मौजूद हैं। मिरर की पॉलिशिंग के वक्त हुई मामूली सी गड़बड़ ने इस मिशन को फेल होने की कगार पर ला दिया था। सभी को डर था कि 30 साल की मेहनत और अरबों डॉलर से बना यह टेलीस्कोप कहीं धरती की ऑर्बिट में घूमता हुआ एक डब्बा साबित न हो जाए। इस पूरी खबर से दुनिया में नासा का मजाक बनने लगा और साथ ही उसे अमेरिकी नागरिकों की भारी आलोचना झेलनी पड़ी। $1.5 बिलियन की लागत से बना ये प्रोजेक्ट अब वहां के लोगों की आंखों में चुभने लगा था, क्योंकि सभी को लग रहा था कि हबल अब हमारे हाथ से निकल जाएगा और उसे स्पेस में जाकर ठीक करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आखिर में इसका एक मुश्किल हल सामने आया। नासा की योजना थी कि एक फोल्डेबल रोबोटिक आर्म की मदद से स्पेस में जाकर अंदर लगे मिरर को नई मिरर से बदला जा सकता है। सॉल्यूशन के सामने आते ही काम शुरू कर दिया गया, लेकिन ये काम ऐसा था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसकी तैयारी के लिए हबल पर भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को 20 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ी, जिसमें उन्होंने पानी के अंदर हबल के मॉकअप को बार बार फिक्स किया और आखिर में हबल को ठीक करने के लिए धरती से एस्ट्रोनॉट्स निकल पड़े। हबल को स्पेस में जाकर कैप्चर करने में उन्हें 2 दिन का वक्त लगा और वो समय आ ही गया जिस पर सबने अपनी धड़कनें थाम ली। हबल को जिंदा करने की आखिरी उम्मीद बस यही थी। कई घंटों की मेहनत से एस्ट्रोनॉट्स ने हबल के नाजुक हिस्सों को निकालकर रोबोटिक आर्म के लिए जगह बनाई। रोबोटिक आर्म जिसे रिमोटली कंट्रोल किया जा रहा था, उसने अब अपना काम करना शुरू कर दिया। पुराने मिरर को हटाकर वहां एक नया मिरर सफलतापूर्वक फिट कर दिया गया और अब बारी थी इसे टेस्ट करने की। धरती पर नासा के स्टाफ के काफी लोग उस रूम में जमा हो गए जहां से वे हबल की तस्वीर को रिसीव करने वाले थे। सभी के चेहरों पर एक घबराहट थी। ये कोशिश उनकी आखिरी उम्मीद जो थी। और जब उन्होंने अपने सिस्टम पर पहली तस्वीर रिसीव की तो सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। हबल वापस आ गया था। इस बार की तस्वीरें एकदम क्रिस्टल क्लियर थीं, जिन्हें इंसान पहली बार देख रहा था। हबल के द्वारा ली गई तस्वीरों को देखकर अब पूरी दुनिया हैरान थी। किसी ने भी हमारे यूनिवर्स को इससे पहले इतने करीब से नहीं देखा था। हबल ने वाकई शानदार वापसी की थी। अब समय आ चुका था जब हमें यूनिवर्स के रहस्यों से पर्दा उठाना था। हबल की भेजी गई साफ और खूबसूरत तस्वीरों ने हमारे कई सवालों के जवाब दे दिए थे, तो वहीं कई और नए सवाल हमारे मन में पैदा कर दिए थे। कोई भी तारा या प्लेनेट
कैसे बनता है? इसका जवाब हमें हबल से ली गई नेबुला की तस्वीरों से मिला, जिनके अंदर नए तारे जन्म लेते हैं। हबल इंसानी आंखों की क्षमता से 4 अरब गुना धुंधली रोशनी को भी देख सकता है। इसने हमें उन गैलेक्सीज की तस्वीरें दिखाई जो हमारी कल्पनाओं से भी परे मौजूद हैं। हमें इसने बताया कि हमारी यूनिवर्स में आखिर कितने तारे मौजूद हैं। अरबों सालों पहले की गैलेक्सीज और तारों के बारे में हमें इसी से पता चला। इसने हमें गैलेक्सीज में मौजूद सुपरनोवा से लेकर दूसरे तारों के बारे में बताया। साथ ही ये बात समझने में भी इसने हमारी मदद की कि हमारा यूनिवर्स किस स्पीड से फैल रहा है। और आखिर में इसने हमारे उस सवाल का जवाब दिया जिसे इंसानी सभ्यता की शुरुआत से पूछा जा रहा है कि आखिर हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है, या इसकी उम्र क्या है, ये आखिर कब शुरू हुआ था। हबल के द्वारा की गई स्टडी से हमने जाना कि हमारा यूनिवर्स 13 अरब साल से भी ज्यादा पुराना है। इसने हमें गैलेक्सीज के फॉर्म होने का राज बताया। साथ ही इसके सेंटर में मौजूद सबसे ताकतवर ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की मौजूदगी का एहसास भी हमें हबल से ही हुआ। तारों से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज की घूमने की रफ्तार का अंदाजा भी हमें इसी से प्राप्त हुआ। अपने 25 सालों से भी ज्यादा के इतिहास में हबल ने हमें वो सब कुछ दिखाया जिसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी। इसी बीच धरती से एस्ट्रोनॉट्स को जाकर इसे 5 बार रिपेयर भी करना पड़ा, लेकिन हबल की डिस्कवरीज रुकी नहीं। ये लगातार हमें हमारे यूनिवर्स के रहस्यों से रूबरू करवाता रहा है। हबल से इतनी उम्मीद कभी किसी ने नहीं की थी। केवल कुछ सालों के लिए तैयार की गई ये मशीन आज भी स्पेस में घूम रही है। इंसान को यूनिवर्स की गहराइयों में झांकने की ताकत देने वाली ये मशीन शायद विज्ञान के इतिहास में बनाई गई सबसे महान वस्तुओं में से एक है, जिसका सीधे तौर पर कोई बदल नहीं है। लेकिन इंसानों की बनाई गई ये महान मशीन अब बूढ़ी हो चली है। स्पेस में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की टक्कर से इसमें डैमेज होते रहते हैं। अपने हर चक्कर के साथ ये धरती के एटमॉस्फेयर में घुसती जा रही है। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि हबल अगले और 10 साल धरती के चक्कर लगाएगा और करीबन 2030 में आकर ये धरती पर गिरेगा। जिस वक्त ऐसा होगा उस वक्त हबल फ्रिक्शन की वजह से काफी हद तक जल जाएगा। लेकिन खुशी की बात यह होगी कि इसमें अंदर लगे वो मिरर बच जाएंगे। लेकिन क्या यूनिवर्स को लेकर हमारी डिस्कवरीज यहीं पर रुक जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हबल की जगह लेने आ गया है अगली पीढ़ी का जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसमें लगे फोल्डेबल मिरर हबल की मिरर से 3 गुना बड़े हैं और इसे 2020 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। हालांकि हबल को सीधे सीधे तौर पर रिप्लेस कर पाना नामुमकिन है, लेकिन जेम्स वेब समय में और भी पीछे झांक सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में जरूर बात करेंगे। हबल जिसने हमें वो ताकत दी जिसके बारे में हम पहले केवल सोच सकते थे। ब्लैक होल, नेबुला, सुपरनोवा और न जाने ऐसी कितनी चीजों के बारे में इंसान जानता तक नहीं था, लेकिन हबल ने ये सब हमारे लिए एकदम आसान बना दिया। लेकिन हबल अब पहले जैसा नहीं रहा। स्पेस में सीधे रेडिएशन की होने की वजह से इसके सेंसर्स और दूसरी चीजें डिग्रेड हो चली हैं, जिन्हें रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हर एक महान चीज का भी अंत होता है और हबल के साथ भी ऐसा ही है। एक दिन ये धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाएगा और फ्रिक्शन की वजह से जलने पर इसके चंद हिस्से ही हमारे हाथ आ पाएंगे। काश हम हबल को किसी भी तरह से पहले जैसा बना पाते। काश हम इसे हमेशा
संभाल कर रख पाते। जिन लोगों ने इसे बनाया है या इसे बनते देखा है, उनके लिए हबल एक मशीन से कहीं ज्यादा है। वे लोग हबल की खोजों पर नाज करते हैं, वहीं इसके खत्म होने की बात सुनकर उदास भी हो जाते हैं। ये सोचकर बेहद दुख होता है कि एक दिन हबल हमारे बीच नहीं रहेगा। अफसोस कि विज्ञान की ये महान मशीन अब खत्म होने को है।